बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप परिणामों का विश्लेषण कीजिए। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई, उसका जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या स्वरूप रहे और क्या क्या परिणाम रहे, क्यों हुई 1857 की क्रांति, इसको पहले आपके सामने युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है ना, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लेना इस प्रश्न को। कैसे? विस्तार से पढ़ लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ के साथ चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अपने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बहुत कम सब्सक्राइबर बचे हैं, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर ही बचे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो 25,000 सब्सक्राइबर है वो अपने पूरे हो जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट वो खरीद लो। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप हमारा क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न को। 1857 का विद्रोह है ब्रिटिश उपनिषद शासन के विरुद्ध पहले सबसे बड़ी सशक्त चुनौती थी। मतलब भारत के अंदर जो 1857 की जो क्रांति है, वो भारत के अंदर वो पहला, एक तरीके से आपके सामने अंग्रेजों को चुनौती देने का पहला प्रयास था, पहली कोशिश थी। समझ में आ गया? जिससे क्या, वो आपके सामने जो लड़ाई है वो आपके सामने देखने को मिली। पहली बार भारतीय लोगों को ये लगा, क्योंकि जो अंग्रेज है वो एक समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों को हराना ऐसा नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अंग्रेजों की आपके सामने क्या होता, अफगानों से हार हो जाती है। और उसके बाद में भारतीय लोगों को लगता है कि हम भी क्या कर सकते हैं, आपके सामने अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ये इतने भी ताकतवर नहीं है कि इनको हराया नहीं जा सकता है। और अंग्रेजों की जो अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, कूटनीति हो गई, चाहे वो आपके सामने जो चाहे कूटनीति हो, चाहे आपके सामने कोई षड्यंत्र हो, उसके द्वारा भारतीय राजाओं को क्या क्या उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते पूरे भारत पे राज करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे भारतीय राजाओं को ये चीज समझ में आने लग गई थी कि अंग्रेजों की अगर सत्ता इसी तरीके से चलती रही तो भारतीय साम्राज्य वो धीरे धीरे इनके हाथों में आ जाएगा और हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसी चीज को धीरे धीरे भारतीय लोगों ने समझा और क्या क्या, इनके विरोध करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले 1857 में आपके सामने जितने जो क्षत्रिय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन राज्य के जो राजा जो आपके सामने अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ते हैं। वो इस लड़ाई में भारतीय शासकों की हार तो देखने को मिलती है, क्योंकि एकजुटता की कमी थी। लेकिन इसके बाद में भारतीय लोगों में अंग्रेजों का विरोध करने की जो शक्ति है वो प्रदान करने का काम किया। यह समझ लो कि पहले भाई अगर कोई काम शुरू कर देना, बाद में पिछला टॉपिक निपटाते हैं। तो भाई शुरुआत देखने मिली। विद्रोह के कारण की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। डलहौजी एक नीति लेकर आया जिसका नाम था हड़प नीति। इसके तहत क्या बात थी, अगर कोई जैसा नाम वैसा काम, हड़प लिया जाएगा आपका साम्राज्य। कैसे हड़पा जाएगा? डलहौजी ने कहा, अगर कोई भी साम्राज्य है, उसके राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, उसका वंश आ गया, आपके सामने क्या नहीं कर सकता है, राज्य नहीं चला सकता है, तो वो राज्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। कौन उस पर क्या करेंगे? राज करेंगे। अंग्रेज है वो उस पर राज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ राज्य, जैसे झांसी के अंदर, झांसी की जो रानी थी, उनकी जो क्या बोलते हैं, पति की मृत्यु हो गई थी, उनका बच्चा था लेकिन वो छोटा था, है ना, तो उनके वजह से वो भी अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। सतारा और अवध है, ये भी इस नीति के तहत क्या कर दिए गए थे आपके सामने। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन जो बड़े साम्राज्य थे उनको अपने सत्ता के हाथों में लेना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ही अनैतिक, और आपके सामने इस नीति का काफी ज्यादा जो छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक रूप से भारी भू राजस्व और पारंपरिक हस्तशैली उद्योगों का पतन। धीरे धीरे भारत में क्या होने लगा था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से सस्ते कपास,
मसाले और नील जैसी खेती करते थे, यहाँ से सस्ते में कच्चा माल खरीदते और अपने यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर वहां पर मशीनों से उनका निर्माण करते, सस्ते में माल खरीदते और वहां पर मशीनों से निर्माण करते और यहाँ पर बेच देते थे, भारत में आकर सस्ता माल बेचते थे। तो इससे क्या भारत के जो उद्योग थे ना, जो आपके सामने भाई उनके पास मशीनें नहीं थी, हमारा सारा काम हाथ से चलने वाली मशीनों से होता था, तो उसमें ज्यादा लागत आती थी, प्लस अंग्रेज उस पर कुछ टैक्स भी वसूल लेते थे। तो इससे क्या है, भारतीय कपड़ा, भारतीय उद्योग से निर्मित चीजें धीरे धीरे महंगी होती चली जा रही थी। इसीलिए भाई तो जनता तो सस्ती चीजें खरीदेगी, तो जनता ने अंग्रेजों का या आपके सामने जो सामान उसको ज्यादा खरीदते थे और इससे भारतीय जो उद्योग धंधे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। अंग्रेज एक नीति का और प्रयोग करते थे, बहुत भारी मात्रा में भू राजस्व लगाते, मतलब भारतीय लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, चाहे अकाल हो, चाहे फसल उगो या मत उगो, उनको कोई मतलब नहीं था, वो भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, जिससे भारतीय जनता है वो और ज्यादा प्रताड़ित महसूस करने लग गई। एक तरफ गरीबी, अकाल और कृषि में उत्पादकता लगातार घटती जा रही थी और हर चीजें गरीबी चरम सीमा पर थी। तो इससे जनता है वो अब अंग्रेजों से उब चुकी थी और उनसे एकदम क्या हो चुकी थी, प्रताड़ित खुद को महसूस करने लग गई थी। अंग्रेज भारत से पैसा लेते, भारी टैक्स लेते, लेकिन उनको भारतीय लोगों पर खर्च नहीं करके क्या करते थे, खुद के उपभोग के लिए उन सब चीजों को यूज किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और सती प्रथा का विरोध का कानूनी हस्तक्षेप माना गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके सामने भारतीय जो धार्मिक परंपराएं हुआ करती थी, भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं, उनके साथ भी उन्होंने क्या कर दिया था, आपके साथ उनके साथ भी उन्होंने धीरे धीरे खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। पहले भारत में गुरुकुल परंपरा चला करती थी, भारतीय लोग हैं वो आपके सामने गुरुकुल में रहकर आपके सामने शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने भारतीय लोगों को विज्ञान और नई तकनीक सिखाने की बात की गई, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना शुरू किया। चलो ये बात अच्छी भी थी, सती प्रथा, बाल प्रथा का विरोध करना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी भारतीय समाज को जरूरत तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन भाई भारत का कोई भी समाज हो, अगर उसमें उनकी प्राचीन परंपराओं का अगर विरोध किया जाता है तो क्या होता है, अगर उनको बदला जाता है तो विरोध देखने को मिलता है। और यही चीज आपके सामने अब अंग्रेजों को भी इस चीज विरोध का सामना हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा पहले तो अंग्रेज सिर्फ हमारी राजनीति में घुस रहे थे, अब यही अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारी धार्मिक और शिक्षा में भी क्या कर लिया, पैर पसारने शुरू कर दिए, हमारी धार्मिक भावनाओं को भी इन्होंने आहत करना शुरू कर दिया है। अगले वाला सैन्य की जो चर्बी का कारतूस होना। तो आपके सामने जो मेरठ की इन्फेंट्री थी, उससे आपके सामने क्या देखने को मिलता है, एक विद्रोह देखने को मिलता है जिसको तत्कालिक कारण से बोला जाता है। नई आपके सामने इन्फेंट्री की जो राइफल आई थी, उनके अंदर क्या था, अब पहले जो आज के समय तो अपनी जो बंदूक आती है उनके अंदर गोली डलती है ना, उसको ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, फिर उनके अंदर आप डालते हो गोली और फिर वो चलती है। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले बंदूक के अंदर जो गोली होती थी उसके आसपास क्या उसको मतलब आसानी से निकले उसके लिए कारतूस लगाया जाता था ताकि चिकना के साथ हो जाए। तो उस कारतूस को किसका, यह अफवाह फैला दी गई कि वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना है। किसकी, गाय और सुअर की चर्बी से बना है। तो गाय हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है पशु, सुअर मुस्लिम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के। और भारत में लगभग दोनों की क्या आपके सामने जो अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी उसके अंदर भारी मात्रा में हिंदू और आपके सामने मुस्लिम धर्म के जो सैनिक वो काम किया करते थे। अंग्रेजों के सैनिक कम थे और हमारे भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो उनको जैसे ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं भाई, इस चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं। नाना पाटेकर इसका सबसे पहले विरोध करते हैं, उसके बाद में इनको क्या करते हैं, उनके बड़े उच्च अधिकारियों को, सॉरी नाना पाटेकर बोलते हैं भाई, मैंने मंगल पांडे, वो इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। और फिर क्या होता है आपके सामने, वो अपने बड़े अधिकारियों को मार देते हैं, इसके लिए उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में 10 मई को 1857 को एक विद्रोह देखने को मिलता है मेरठ की छावनी के अंदर, है ना। फिर वो मुगल शासक के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई हम आपको सैनिक मानते हैं, अपना राजा घोषित करते हैं, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा तत्कालीन कारण भी हुआ था। स्वरूप,
सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जो वीर सावरकर ने इसे क्या कहा था कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिन्होंने जो अंग्रेजों की जो सत्ता हुआ करती थी, अंग्रेजों की बागडोर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। जबकि अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जा। क्यों कहा सिपाही विद्रोह? क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे कि ये एक प्रकार का जनता का विद्रोह था। अगर ये बात और लोगों तक पहुंचती तो वो भी इस विरोध में उठ खड़े होते। तो अंग्रेजों ने इसको छोटा दिखाने के लिए सिपाही विद्रोह कहा। क्या कहा कि ये तो बस एक छोटा मोटा सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। वास्तव में ये जन विद्रोह था। वास्तविकता में क्या था? जनता की आवाज है वो आपके सामने विद्रोह के रूप में निकल कर आ रही थी। इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार और राजा भी शामिल हुए। इसमें क्या हुए? सिर्फ सैनिक ही शामिल हुए बल्कि अनेक प्रकार के राजा और किसान, सबके सब लोग जो अंग्रेजों से प्रताड़ित हो चुके थे वो इस जो विद्रोह में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने अंग्रेजों से सभी के सभी लोग परेशान हो चुके थे। राजाओं की सत्ता जा रही थी, किसानों पर टैक्स वसूला जा रहा था, जमींदार लोगों को भी उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। परिणाम क्या हुआ? फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसमें क्या होता है? भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन, महारानी के अधीन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता है वो चली जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली जाती है ना, वो व्यापार कर सकती है, बस उसके पास व्यापार करने के अधिकार बचे थे। प्रशासनिक अधिकारों को क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। तो यही है, अब सीधी की सीधी अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी की सारी सत्ता वो, महारानी के हाथों में सारी की सारी सत्ता वो आ जाती है। नीतिगत बदलाव, अंग्रेजों ने राज्यों को हड़पने की नीति छोड़ दी और महारानी सीधी सीधी कहती है कि भाई जो हड़प नीति है जो डलहौजी ने लागू की है उस नीति को हम रद्द करते हैं और जिन राजाओं का राज्य चला गया उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तो हड़प नीति है उसको भी रद्द कर दिया जाता है और राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया। और राजाओं को कहा गया कि वो अन्य जो कोई राजा है अगर उनके पुत्र प्राप्ति नहीं होती तो अन्य कोई व्यक्ति को, अन्य कोई बच्चे को गोद लेकर उसको अपना वारिस बना सकते हैं। सेना का पुनर्गठन करना, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। अंग्रेजों को एक चीज पता चलती है कि युद्ध जो ये लड़ाई हुई 1857 की क्रांति हुई उसके पीछे का क्या कारण था? कारण था भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों का ज्यादा होना। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? भारतीय सैनिकों की संख्या कम की और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या वो बढ़ाई। और उन्हें यह पता चलता है इस्लाम और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आपस में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद में उन्होंने धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ाने का भी काम